7 से 10 बज गए थे, वो अब तक नहीं आया था। उसका इंतज़ार अब फ़ज़ूल था। वो सोने के इरादे से उठी जब बाहर से वो दोनों आते दिखाई दिए। उसे देखते ही ज़ोहल रुख फेर गई, जबकि उसने आते ही उस पर भरपूर निगाह डाली थी। मल्टी प्रिंटेड सूट में बालों का रफ सा जूड़ा बनाए, हल्का-फुल्का सा मेकअप किए, रुख मोड़े खड़ी उसे आज वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फ़िलहाल वो उसकी नाराज़गी महसूस नहीं कर सका। सलाम भाभी, साहिल ने उसे सलाम किया, जिसका उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आ गए आप दोनों? चलें जल्दी फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। मिन्सा किचन से ही बोली। साहिल अपने रूम की जानिब बढ़ गया जब उसकी नज़र अब उस पर गई जो ब्लू जीन्स पर सफ़ेद कुर्ता और जैकेट पहने खड़ा था। मेरे कपड़े तो निकाल दो, मैं फ़्रेश होकर आ जाता हूँ। वो अब उससे मुखातिब हुआ कि ज़ोहल उसका जवाब दिए बगैर ही किचन की तरफ चल दी। उसका ये अंदाज़ शहरियान के लिए नया नहीं था। गहरा सांस लेकर वो रूम में आता वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो उसे अपना स्लीपिंग सूट सोफे पर रखा नजर आया। एक दिलकश मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता किया। खाना उन दोनों ने मिलकर लगाया था। इतने में साहिल और शहरियान भी फ्रेश होकर आ गए थे। पुरसकून माहौल में खाना खाया गया। बीच बीच में साहिल और शहरियान की नोक झोंक भी जारी थी, मगर खिलाफे मामूल दुश्मन जान खामोश बैठी थी, जो कि शहरियान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम ना था। खाने के बाद वो कॉफ़ी का कहकर रूम में आ गया था। आज उसका पूरा दिन गुल कंपनीज के साथ मीटिंग्स में गुजरा था। पूरे दिन की ख्वारी के बाद वो आखिरकार उन्हें कायल करने में कामयाब हो गया था। उसके बाद उसने अपने गार्ड और साहिल के साथ मिलकर एक गैंग को पकड़ा था, जो हॉस्टल की लड़कियों को काफ़ी अरसे से तंग कर रहा था। अब भी वो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स नोट कर रहा था जब वो तनफन करती अंदर आई। कॉफ़ी उसने पटकने के से अंदाज में टेबल पर रखी थी, जिस पर शहरियान ने एक नज़र उसे देखा। वो अब ड्रेसिंग के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से कुछ पटकती बज़ाहिर खुद को काम में मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? उसके पूछने की देर थी कि वो उसके सर पर आ पहुंची। नहीं, तुम बताओ मुझे, यहाँ लाए क्यों थे तुम मुझे? हाँ, एक कमरे में बंद रखने को? नहीं, क्यों? मैंने तुम्हें कहीं जाने से रोका थोड़ी है। तुम मिन्सा के साथ चली जाती कहीं। उसने वाकई उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, बल्कि उसके इल्म के मुताबिक वो आज काफ़ी टाइम तक मिन्सा के साथ बाहर रही थी। तो फिर ये गुस्सा क्यों? क्या वो उसे मिस कर रही थी? शहरियान शाह सिर्फ सोच सका था, क्योंकि मेरा शोहर मिन्सा है या तुम? ये पहली बार था वो उसे खुद से शोहर बोल रही थी। तुमने शोहर समझा कब है? उसने जल्दी पर नमक का काम किया। ओह, तो तुम इसका बदला मुझसे अब इस तरह लोगे? पता नहीं लाए क्यों थे, जब घुमाना ही नहीं था मुझे तो क्यों लाए? वो खासा मुंह बनाकर बोली। अब के वो उठकर उसके करीब जाकर बेड के दूसरी साइड पर लेट गई थी। तुम मिस कर रही थी मुझे? उसकी भारी आवाज़ से ज़ोहल दिल थाम कर रह गई। मैं क्यों याद करूंगी तुम्हें? मुझे बाहर जाना था। वो दोनों बेड पर सीधे लेटे कमरे की छत को घूर रहे थे। सॉरी, उसकी आवाज़ में जज्बात ही जज्बात थे। किस लिए? क्योंकि मैं कल भी बिजी हूँगा। उसने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। कहा कि उसके फिक्रे पर ज़ोहल का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हुआ। दफ़ा हो जाओ तुम, उससे कहती वो उठी थी जब शहरियान उसका हाथ थाम गया। अच्छा, नाराज़ तो ना हो यार, परसों से सारा टाइम तुम्हारा, सिर्फ कल का दिन गुजार लो। उसके अंदाज पर ज़ोहल ने एक नज़र उसे देखा। जो आंखों में मोहब्बत समोए उसी को ही देख रहा था। सोचूंगी, उससे कहकर वो कंधे उचकाती मुंह तक चादर ओढ़ गई। क्या मालूम था कि कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सुबह का नाश्ता उन सब ने साथ ही किया था। आज जल्दी आ जाइएगा शहरियान भाई, आपकी बीवी आपको बहुत मिस करती है। मिन्सा के बोलने पर ज़ोहल को फंदा लगा। क्या वाकई ज़ोहल? वो जानता तो पहले से था, मगर अब उसे तंग करने का मौका कहाँ छोड़ने वाला था। वो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में तो साहिल भाई को ये खुद याद कर रही थी। उसने फौरी बात बदली। उसकी हालत पर सबका कहका बुलंद हुआ था। उसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। उसे छेड़ने का इरादा रात पर डालकर वो भी साहिल के साथ निकल गया। आज भी वो मिन्सा के साथ ही कुछ देर के लिए बाहर निकली। वो तो खुद कल की तरह गायब भी हो गया था। रात के 10 बजने को थे और उनका आने का नाम नहीं था। हाँ भाई, कहाँ है? वो उस वक्त साहिल के पास जा रहा था जब साहिल की कॉल आई। तेरे पास ही आ रहा हूँ, फिर से लेट हो गए हैं। मेरी बीवी तो आज मार ही डालेगी। ज़ोहल की शक्ल याद करते उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। हाँ, मिन्सा की कॉल भी आई थी। तुम्हारी बीवी याद कर रही है। साहिल ने उसे छेड़ा, तभी गाड़ी रुकी। सर, गाड़ी पंक्चर हो गई है। गार्ड जो गाड़ी के रुकने पर बाहर चेक करने गया था उसे आकर बताया। डैम इट, तुम चलो इसे ठीक करवा कर घर पहुंचो, मैं साहिल के साथ आ जाऊंगा। कॉल बंद करके वो बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी से निकला। बट सर, गार्ड ने कुछ कहना चाहा था। कहा ना मैं चला जाऊंगा। उसे टोक कर वो पैदल आगे की तरफ बढ़ा। साहिल का ऑफिस कुछ ही फासले पर था। अभी उसने कुछ ही फासला तय किया था जब उसे अपने पीछे से आवाज़ आई। जैसे ही वो पलटा, सामने से फुल स्पीड में आती गाड़ी ने उसे हिट किया। शहरियान उछलकर पीछे की तरफ गिरा। डैम!
उसे यकीन था उसका कोई हादसा नहीं था ये उसे यकीन था कि ये कोई हादसा नहीं है। सर थामकर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, किसी ने गन उस पर तानी और अगले ही लम्हे वो खून में लथपथ होकर ज़मीन पर ढह गया। आखिरी चेहरा जो उसने बंद होती आंखों से सोचा था वो उसका नाराज़ चेहरा था। बेबीकर बेसाख्ता वो दर्द में मुस्कुराता आंखें बंद कर गया। यस बॉस, काम हो गया है। उसे गनूदगी में किसी की आवाज़ सुनाई दी। जी बॉस, पहुंच जाएगा अपने बाप के पास जल्द ही। ढीठ, ये भी अपने बाप की तरह है, वो भी जान की फिक्र नहीं करता था। और ये भी देखें, दोनों मारे गए मेरे हाथों। सर, उसे एक और आवाज़ भी सुनाई दी, लेकिन फिलहाल वो किसी भी आवाज़ को पहचानने की समात नहीं रखता था। उसके बाद जो दूसरा मंजर उसने देखा तो खुद को एक हॉस्पिटल के कमरे में पाया। आ गया है होश। किसी की जानी पहचानी आवाज़ पर उसने नज़र घुमाकर देखा, जहाँ एक साइड पर साहिल बैठा उसे घूर रहा था। टाइम क्या हुआ है? उसकी आवाज़ भारी थी। 12 बज रहे हैं। शुक्र है वक्त पर पहुंच गया तुम्हारा गार्ड, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाजू पर गोली लगी थी और निकल गई है। शुक्र है फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन चोट गहरी है। साहिल खफकी से उसे सुना रहा था, जबकि उसका जहन तो सिर्फ एक चीज़ पर अटका था। जोहल को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, मिंसा की कॉल आई थी, मैंने कह दिया लेट हो जाएंगे या शायद सुबह आए। नहीं, हम आज ही जाएंगे, मैं ठीक हूँ, मुझे आदत है इन सब की। वो उठकर बैठता बोला, जितनी गोलियां वो इन सालों में खा चुका था उन्होंने उसे सख्त कर दिया था। अब भी उसे तकलीफ तो बहुत थी, मगर बर्दाश्त करना जानता था। नहीं, हम आज ही जाएंगे, मैं ठीक हूँ, मुझे आदत है इन सब की। वो उठकर बैठता बोला, जितनी गोलियां वो इन सालों में खा चुका था उन्होंने उसे सख्त कर दिया था। अब भी उसे तकलीफ तो बहुत थी, मगर वो बर्दाश्त करना जानता था। मैं तो कहता हूँ आज यहीं रेस्ट कर लो, साहिल ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। नहीं, जोहल परेशान होगी। उसका लहजा ज़िद्दी था, जिससे साहिल को अंदाज़ा हो गया था कि वो अब नहीं सुनेगा। अगर इतनी ही फिक्र थी तो ख्याल रख लेते ना अपना, वो अब भी तो परेशान होगी ना। उसने एक और जवाब पेश किया, मैं संभाल लूँगा उसे, अब चलो। अच्छा, बस ये ड्रिप खत्म होने दो। अब के साहिल के लहजे में फिक्र महसूस करके वो सर हिलाकर बैठ गया। कहाँ रह गए हैं ये लोग? 12:30 बज गए हैं। वो ये सवाल कोई छठी बार दोहरा रही थी। जोहल परेशान मत हो चंदा, ये उनका काम है, आ जाएंगे। मिंसा ने एक बार फिर उसे तसल्ली दी, जिसकी परेशानी उसके चेहरे से ही वाज़ेह नज़र आ रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मिंसा। बिल आखिर उसने दिल की बात बाहर निकाली, जिस पर मिंसा ने मुस्कुराकर उसे देखा। बेफिक्र हो जा, अगर 10 मिनट में वो लोग नहीं आए तो मैं अच्छे से क्लास लूँगी। मिंसा ने मोहब्बत से कहा। जोहल खुद भी अपनी हालत से परेशान थी। आज उसे खुद में पुरानी जोहल उतरती महसूस हो रही थी। वो इन्हीं सोचों में थी जब बेल बजी। देखा, आ गए, लेती हूँ आज इनकी क्लास। मिंसा कहते साथ ही दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर उसे देखने को मिला वो उसे बेहद परेशानी में डाल गया। शहरियान भाई, उसकी आवाज़ पर जोहल ने उसकी जानिब देखा तो उसे लगा कि किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया। वो खून आलूद शर्ट में बाजू, सर और पैर पर पट्टी बांधे खड़ा था। साहिल उसे रूम की तरफ लेकर बढ़ा। मिंसा, इसके लिए सूप बना, और भाभी आप परेशान मत हो, ये जल्द रिकवर कर लेगा। साहिल की आवाज़ पर वो होश में आती तेज़ी से उस रूम की जानिब बढ़ी जहाँ उसे साहिल छोड़ कर आया था। क्या हुआ है ये? किसने किया? हाँ, वो तेज़ी से उसके करीब जाती उसका चेहरा थाम कर बोली। उसके अचानक इस तरह से पास आने पर गनूदगी में भी शहरियान के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। बोलो, किसने किया ये सब? वो आंखों में नमी लिए उसका चेहरा प्याले की सूरत हाथों में थामे बोली, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। उसने उसे अपनी तरफ से मुतमईन करना चाहा, जबकि उसकी बात पर जोहल के तसव्वुरात बदले। नरमी की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। ये मामूली है? तुम्हें ये मामूली लगती है? चाहते क्या हो? मरना चाहते हो ना? और मरना भी होगा तो सीरियस ही तुम्हारे लिए। तुम क्यों हो ऐसे? क्यों इतने ढीठ हो? हर 5 दिन बाद तुम किसी न किसी चोट को लेकर मेरे सामने आ जाते हो। हर गहरा जख्म तुम्हें मामूली लगता है। तुम क्यों इतने ज़िद्दी हो? क्यों? वो रोते रोते उस पर मुक्के बरसाती चीख रही थी। उसके चेहरे से उसकी तकलीफ वाज़ेह थी, और अब उसके रोने की शिद्दत से भी वो उसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकता था। उसने आगे बढ़कर उसे खुद से लगाया था। बस चुप, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसके बाल सहलाता मोहब्बत से बोला था। नफ़रत है मुझे तुम्हारे माफिया वर्ल्ड से, नफ़रत। उसका उसका हिसार पाते ही जोहल ने रोते हुए फिर से कहा। कुछ याद आने पर वो एक झटके से उससे दूर हुई। बताओ, ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ? बताओ। इसी के किसी दुश्मन ने पहले कार से हिट किया और फिर गोली चला दी। उसके जवाब देने से पहले ही साहिल की आवाज़ गूंजी। वो उसके लिए सूप लाया था। मिंसा में उसे ऐसे देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो खुद आया था। कार से हिट? जोहल ने जेरे लब दोहराया। फ्रैक्चर नहीं, बचत हो गई है।
ये इसे पिला दीजिएगा, सुबह मुलाकात होती है। साहिल उसे सूप पकड़ाता खुद भी रूम से निकलकर दरवाज़ा बंद कर गया। ये पियो। उसने सूप का चम्मच उसके सामने किया, जिसे वो ना चाहते हुए भी पीने लगा। फिलहाल वो इस जख्मी शेरनी को छेड़ने वाला नहीं था। मैं बर्तन रख के आती हूँ, तुम इतने में शर्ट चेंज कर लो। ज़ोहल उसे एक शर्ट पकड़ाकर बाहर गई। उस वक्त वो इतनी गनूदगी में था कि उसे तंग करना भी भूल गया। बाहर आकर उसने बर्तन सिंक में रखते ही अपने मुंह पे हाथ रखकर अपनी हिचकियाँ रोकी थीं। जब उसे किसी का नर्म लम्स अपने कंधे पर महसूस हुआ। मिन्सा नम आंखों से उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। उसे देखते ही ज़ोहल अपना ज़ब्त खोती उसके गले लगकर अपने अंदर का लावा निकालने लगी। वो क्यों है ऐसा मिन्सा? क्यों खुद की फिक्र नहीं करता? वक्त ने उसे ऐसा ही बना दिया है। मेरा बच्चा, वो जितने लोगों के लिए केयरिंग है, अपने लिए उतना ही लापरवाह। मिन्सा उसे मोहब्बत से समझाने लगी। इतनी चोटें आई हैं। उसने कुर्ब से आंखें मींची थीं। शायद मोहब्बत नाम ही इसी का है। जब एक को चोट लगे तो दूसरे को उससे ज़्यादा उसका दर्द महसूस हो। तो तुम मरहम रख दो। मिन्सा फिर से पुरसकून अंदाज में बोली थी। जाओ, जाकर उस पर मरहम रखो। उसे मोहब्बत से समझाकर वो खुद अपने रूम की तरफ बढ़ गई। ज़ोहल रूम में आई तो वो उसे दूसरी शर्ट में सीधा लेटा दिखाई दिया। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाए उसके पास आई। मेडिसिन और इंजेक्शन के बाइस वो सो चुका था। वो उसके करीब बेड पर बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उसका हाथ गलती से पट्टी से टकराया, जिस पर शहरियान की हल्की सी आह निकली। उस पर कंफर्टर ठीक करके वो खुद भी अपनी साइड पर लेट गई। बॉस पहुंच जाएगा अपने बाप के पास। इसका बाप भी बहुत ढीठ था, मारा गया मेरे हाथों। डैड? नहीं डैड। डैड रात के न जाने कौन से पहर उसे अपने साथ से आवाज़ें आईं। बमुश्किल आंख खोलने पर उसे नींद में मुसलसल बुड़बुड़ाता महसूस हुआ। शहरियान, उठो, कोई नहीं है यहाँ। बेदार होते ही वो उठकर बैठी थी। उसे जाने मत दो, पकड़ो उसे, मेरे डैड का कातिल। सर्दी के बावजूद उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। कुछ नहीं हुआ, उठो। ज़ोहल उसका चेहरा हाथों में थामे बोली। उसकी आवाज़ सुनते ही वो आंखें खोल गया। डैड, कुछ नहीं है, तुम ख्वाब देख रहे थे, रिलैक्स। वो अब भी उसका चेहरा थामे हुए थी। जब उसकी बात पर वो होश में आया, तुम सो जाओ। सॉरी। उसे खुद पर शर्मिंदगी हुई थी कि वो कैसे इतना कमज़ोर पड़ सकता था। ज़ोहल ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शहरियान कमरे में बनी बालकनी की तरफ बढ़ गया। बाहर आते ही उसने एक सिगरेट निकालकर लबों से लगाई। उसकी सोचों का मरकज़ अब भी उस शख्स के अल्फाज थे। जब उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी, क्या सोच रहे हो? वो उसके साथ ही आकर रीलिंग पर हाथ टिकाए बोली, कुछ नहीं। जानते हो, हर बार अपनी तकलीफ़ को दिल में नहीं रखना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है। उसके लफ्ज़ों पर वो सर थामे सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। तकलीफ़ के बाइस खड़ा होना मुहाल था। ज़ोहल आहिस्ता आहिस्ता चलती उस सोफे के सामने रखी लकड़ी की टेबल पर बैठी। अब उसके जवाब की मुंतज़िर थी। बताओ, क्या परेशानी है? उसने फिर से सवाल दोहराया। उसके कहने की देर थी कि वो बेख्तियार आगे बढ़कर उसकी गोद में सर रख गया कि उसकी हरकत पर वो पजल हुई। लेकिन उसकी अगली बात पर उसे हैरत का झटका लगा। मुझे माफ़ कर दो। उसकी माफ़ी ज़ोहल शाह के लिए हैरत से कम नहीं थी। मैं तुमसे, तुम्हारे डैड से, अपने डैड से सबसे शर्मिंदा हूँ। 6 साल में एक बेकसूर आदमी को अपने डैड का कातिल समझता रहा। 6 साल मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा। जानती हो, आज जिस आदमी ने मुझे हिट किया वो मेरे डैड का कातिल था। मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे नहीं देख सका। मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे पकड़ नहीं सका। मैं मर रहा हूँ, मुझे घिन आ रही है खुद से। उसकी आवाज़ के साथ साथ गिरफ्त में भी शिद्दत आती जा रही थी। उसके अल्फाज से ज़ोहल शाह उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकती थी। उसने भी तो अपने डैड को खोया था। तुम्हारी कोई गलती नहीं, हालात ही ऐसे हो गए थे। उसने बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा करके शहरियान का चेहरा अपने हाथों में थामा। उसे लगा था कि वो आज जीत कर भी हार गई है। शहरियान चा पहली बार आंसू बहा रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो उसे रुलाना चाहती थी, मगर आज जब वो रो रहा था तो उसका दिल बंद हो रहा था। डैड को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? उनके अजीज़ दोस्त पर इतने अरसे तक शक करता रहा। उसकी नज़रें नदामत से नीचे झुकी हुई थी। लोग कहते हैं कि बेटे बाप से करीब नहीं होते, मगर ज़ोहल, मेरे डैड तो मेरी कुल कायनात थे। लोग कहते हैं कि ज़ख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, मगर मेरा ज़ख्म तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो उसे उस वक्त कोई छोटा सा बच्चा लग रहा था। मैं 6 साल से दिन रात मरता हूँ। तुम्हें भुलाना, डैड को भुलाना आसान नहीं था मेरे लिए। तुम्हारे पास तो सब थे, मेरे पास तो कोई भी नहीं था। तुम तो अब भी मेरे साथ होते हुए भी मेरे पास नहीं हो। मैं मर रहा हूँ।
اور یہاں زحل کی بس ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی پیشانی پر جھکی۔ شہریان نے اسے سختی سے خود میں بھینچا۔ وہ اس وقت سکون چاہتا تھا جو آج وہ اسے دے بھی رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر اس کے حصار میں پایا۔ احتیاط سے اس کی گرفت سے نکلتی وہ روم میں آئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سی سفید سوٹ اور میرون دوپٹے میں باہر آئی۔ منسا اسے کچن میں ہی مل گئی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ ہیپی اینیورسری۔ اس کے وش کرنے پر منسا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ان سب میں تو وہ اسے بھول ہی گئی تھی۔ تھینک یو چندا۔ چلیں اب آپ مجھے چیزیں دے دیں، میں شہریان کے لیے سوپ بنا لوں۔ میں بنا دیتی ہوں نا۔ منسا کے کہنے پر وہ نفی کر گئی۔ نہیں آپ جائیں، آج آپ کچھ نہیں کریں گی، سب میں بناؤں گی، آج آپ انجوائے کریں۔ اس کے زور دینے پر وہ مسکرا دی۔ اچھا بابا، لیکن یہ تو بتاؤ شہریان بھائی کیسے ہیں؟ اسے اب اس کا خیال آیا۔ وہ ابھی سو رہا ہے، اٹھے گا تو پتہ چلے گا۔ وہ کل کے بعد اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو صوفے پر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ ہیوی ڈوز کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسے یہ یاد تھا کہ وہ زحل کو سمجھا کر بیڈ پر ہی سویا تھا، تو اب یہاں کیسے؟ ہمت کر کے وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے بڑھا۔ شہریان باہر آیا تو دونوں کچن میں باتیں کرتی نظر آئیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اب آپ؟ منسا نے اسے مخاطب کیا۔ بہتر ہوں۔ وہ لاؤنج میں رکھے ایک صوفے پر بیٹھتا بولا۔ ایک منٹ، میں ذرا مشین سے کپڑے نکال کر آئی۔ منسا یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر کیوں آئے؟ اندر ہی رہتے، میں لا رہی تھی نا سوپ۔ وہ نرمی سے اس کے سامنے کھانا رکھتے بولی۔ اس کے انداز پر شہریان کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ میں صبح صوفے پر کیسے آیا؟ ظاہر ہے میں تو اٹھانے سے رہی، خود ہی آئے تھے تم۔ وہ جانتی تھی کہ شہریان غنودگی میں تھا۔ تمہیں کچھ ہوا ہے؟ اسے کافی دیر سے خاموش دیکھ کر وہ آخر پوچھ بیٹھا۔ نہیں، کیوں؟ زحل اسے سوپ پلاتی ٹھٹکی۔ صبح سے تم سلجھی ہوئی، فرما بردار اور اچھی لڑکیوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو نا، اس لیے۔ وہ اب بھی کنفیوز تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ویسے کیا میں الجھی ہوئی اور بری ہوں؟ اسے تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ نہیں مطلب تم لڑ کیوں نہیں رہی مجھ سے؟ وہ اصل بات پر آیا۔ کیا چاہتے ہو، سر پھاڑ دوں تمہارا؟ تمہاری طبیعت کا لحاظ کر رہی ہوں۔ وہ اسے گھور کر بولی کہ شہریان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو میں لڑ لیتی ہوں۔ وہ اب برتن رکھنے کے بعد اٹھی۔ جب وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا گیا، زحل جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے کھینچنے پر بری طرح سے اس سے جا لگی تھی۔ میں جو چاہتا ہوں وہ تو تم کرتی نہیں ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم… وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کا سانس ہوا کر گیا۔ محبت نہ محبت۔ اس سے دور ہوتی وہ بڑبڑاتی وہاں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ روم میں آ کر میسج پر شفان سے کل کا واقعہ ڈسکس کر رہا تھا۔ جب زحل روم میں داخل ہوئی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ مطلب کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے آتے ہی سوال کیا، جس پر شہریان خاصا ابرو جھکا کر اسے دیکھ گیا۔ زیادہ حیران مت ہو، تم سے کام ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کی نظروں کا مقصد سمجھتی فرسٹ ایڈ باکس کھولے اس کی دوائی نکالے بولی۔ کیسا کام؟ وہ آج منسا اور ساحل بھائی کی فرسٹ اینیورسری ہے، اگر تم بہتر فیل کر رہے ہو تو ایک سرپرائز پارٹی ارینج کریں۔ زحل اب اس کے سر کا زخم صاف کرتے بولی۔ ان کے سرپرائز کو چھوڑو، تم مجھے کیوں سرپرائز دے رہی ہو؟ کہیں ایک گولی لگنے سے محبت تو نہیں جاگ اٹھی تمہاری؟ اس کے جملے پر زحل کا چلتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما تھا۔ محبت تو نہیں، ہاں البتہ میں نے معاف کیا تمہیں۔ جس سپیڈ سے اس نے بات کہی تھی اتنی ہی سپیڈ سے شہریان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ سچ میں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ لیکن اگر تم نے میری بات نہیں سنی تو میں ارادہ بدل دوں گی۔ اس کے دھماکے پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا، جس سے اس کے گالوں کے گٹھے نمایاں ہوئے۔ اچھا بولو۔ اس کا انداز محبت بھرا تھا۔ تم تو یہاں کچھ لوگوں کو جانتے ہوگے نا، یعنی منسا یا ساحل بھائی کے دوستوں کو، اور یہاں کی مشہور جگہوں کو بھی، تو پلیز کسی سے کہہ کر پارٹی ارینج کروا لو، سمجھ گئے نا؟ اس نے پر امید نظروں سے اسے دیکھا، جو سر کو اس بات میں ہلا گیا۔ سمجھو ہو گیا، اور کوئی حکم؟ نہیں، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ وہ کہتے ہی اس کے ارادے بھانپ کر باہر کی طرف بڑھی، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ اور ہاں، ہو سکے تو خود کا خیال رکھ لو۔ اس کی فکر مندی پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کی ایک معافی سے شہریان شاہ کو زندگی میں روشنی کی ایک کرن محسوس ہوئی تھی۔